1989 का जो दशक था, उस दशक में या 1989 से भारत में गठबंधन सरकारों के दौर की शुरुआत हुई और इंदु कुमार गुजराल साहब भी प्रधानमंत्री बने। इंदु कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एविएशन सेक्रेटरी, उस समय थे एम के काओ, उन्होंने उनको बुलाया। उन्होंने कहा कि काओ में कोई स्कैंडल नहीं चाहता हूं। चाँदमहल इब्राहिम, सीके इब्राहिम उस समय उड्डयन मंत्री थे और सीके इब्राहिम साहब जो है वो अक्सर जो है खाड़ी के देश में, दुबई में जाकर वे क्या है बैठे रहते थे। एम के काओ ने अपने एक संस्मरण में लिखा कि या बताया कि मंत्री को तो वे नहीं रोक सकते थे कि मंत्री को कैसे वे कहें कि साहब आप कहाँ चले जाते हैं, लेकिन जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उनको भी सीके इब्राहिम अपनी यात्रा के साथ ले जाना चाहते थे और कई बार जो एविएशन सेक्रेटरी एम के काओ थे वे ज्वाइंट सेक्रेटरी को रोक देते थे कि नहीं, आप नहीं जा सकते यात्रा के समय। कई बार आप देखते होंगे कि जब मितव्ययिता की बात आती है प्रशासन में तो कई बार मुख्यमंत्री राज्यों के मामले में और प्रधानमंत्री या कई बार जो है कैबिनेट सेक्रेटरी और इस तरह के निर्देश देते हैं कि अधिकारी किसी भी काम से बाहर मिनिमम जा सकते हैं या इस समय नहीं जाएंगे। तो इस तरह से वे कैसे प्रशासन में एक मितव्ययिता का जो पहलू है, गुण है, वो कैसे लाएंगे, इस बात को क्या है सुनिश्चित कर रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि सीके इब्राहिम साहब जब मंत्री थे तो भारत में एविएशन सेक्टर में टाटा जो है वो फिर से कई रूट्स पर अपनी बोली लगाकर फिर से वापस आना चाहती थी, लेकिन आप पिछले दस्तावेजों को उठाकर देखेंगे तो उस समय सारे जो ऐसे रास्ते थे जिसमें या ऐसे जो हवाई यात्रा के मार्ग थे जहां पर अच्छे संख्या में पैसेंजर्स अवेलेबल थे, वो सब जेट एयरवेज को दे दिए गए। भारत का एविएशन सेक्टर, भारत की कुछ जो सरकारी नीतियां रही हैं उन सरकारी नीतियों की वजह से भी उसे नुकसान हुआ, ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक अधिकारी क्या राष्ट्रपति की सुविधाओं पर भी सवाल उठा सकता है? और ये इसको क्या है, इस प्रश्न को केवल और केवल मितव्ययिता के कंसर्न से या मितव्ययिता के मामले से ही क्या देखा जाएगा? दरअसल घटना यह है कि के.आर. नारायणन जब भारत के राष्ट्रपति थे तो विदेश यात्रा का उनका शेड्यूल था। तो आमतौर पर जब कोई विदेश यात्रा होती है तो हवाई जहाज जो होता है वो एयर इंडिया उपलब्ध कराती रही है और किसी भी बड़े डिग्निटरी के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने वाले व्यक्ति की जब विदेश यात्रा होती, खासतौर पर राष्ट्रपति के संदर्भ में ये व्यवस्था है, ये प्रावधान है कि एक हवाई जहाज से तो जाएंगे ही, दूसरा हवाई जहाज उनके लिए रिजर्व रहेगा और इसके साथ ही उसमें पायलट और सह पायलट भी एक्स्ट्रा क्या रखे जाएंगे। के.आर. नारायणन ये चाहते थे कि उनके लिए एक और विमान रिजर्व कर दिया जाए और एक और पायलट और सह पायलट क्या है बनाए जाएं, रखे जाएं। जब उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा या जब उन्होंने इच्छा व्यक्त की और उनके सचिवालय ने ये प्रस्ताव बनाकर भेजा कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि उनको जो मौजूदा व्यवस्था है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा जो एयरक्राफ्ट है वो भी उनके फ्लीट में शामिल रहे और इसके साथ ही उसके लिए एक्स्ट्रा पायलट और सह पायलट भी उनके फ्लीट में शामिल रहे। अब एम के काओ साहब सिद्धांतों पर अडिग रहने वाले व्यक्ति, उन्होंने एविएशन सेक्रेटरी के पद पर रहने के कारण उन्होंने इस पर क्या है नेगेटिव रिपोर्टिंग दी। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है
और ऐसा कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है कि एक्स्ट्रा उपलब्ध कराया जाए। इस बात से तत्कालीन राष्ट्रपति नारायणन साहब इतना नाराज हुए कि उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी और एविएशन सेक्रेटरी दोनों को राष्ट्रपति भवन बुला लिया, और दोनों को बुलाया तो शायद जवाब प्रश्न भी पूछा होगा कि क्यों ऐसा है। जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जो बीबीसी को रेहान अफजल साहब को जो बातें बताई गई एमके काव के द्वारा और जो दूसरे जो अधिकारी थे उन्होंने जो बातें बताई कि कैबिनेट सेक्रेटरी और एविएशन सेक्रेटरी ने प्रेसिडेंट को अपने पक्ष से न केवल अवगत कराया बल्कि उनकी बातों का समर्थन भी नहीं किया। इससे नारायणन साहब और आहत हो गए। हद है कि एक छोटी सी इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही है। हम एक हवाई जहाज एक्स्ट्रा ले जाना चाहते हैं तो हमें हवाई जहाज ले जाने नहीं दिया जा रहा है। एक पायलट और सह पायलट से क्या हो जाता है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को फोन किया और प्रधानमंत्री से अपनी बात रखी, तो जब इतने बड़े स्तर पर बात हो गई तो फिर तो कहीं सेक्रेटरी और किसी की बात ही नहीं थी। अंततः वे एक तरह से उन्होंने जीत हासिल कर ली और अपने उनके फ्लीट में जो एक्स्ट्रा वे बंदोबस्त चाहते थे वो ऐसा हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के जाने माने आईएएस ऑफिसर एमके काव ने अपनी नोटिंग में लिखा कि एक एक्स्ट्रा हवाई जहाज, एक पायलट, एक सह पायलट को ले जाने की वजह से 19 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आया है। 19 करोड़। और उन्होंने अपने लेवल पर कोई भी ऐसी चीज हम ये कह सकते हैं जो सिद्धांत से जुड़ी हुई है वो उन्होंने अपने लेवल पर, वो यहां पर क्या है, कहीं पर भी राष्ट्रपति के विरोध के बावजूद, असहमति के बावजूद उन्होंने अपना काम किया। सार्वजनिक जीवन में अक्सर आप देखते हैं कि प्रभाव की वजह से संबंधों को बनाए जाने की चाहत की वजह से, किसी व्यक्ति के पसंद और नापसंद की वजह से कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पसंद और नापसंद की वजह से हम कई बार ये भी होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले की बात क्या है मान लें, और पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक प्रॉफिटरिंग, जो हम लोग कहते हैं कि जनहित और जनलाभ, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, ये प्रशासनिक मूल्य हैं। हमारे निर्णय इनके अनुसार होने चाहिए। जब हम सत्यनिष्ठा को पढ़ते हैं तो सत्यनिष्ठा की संयुक्त राष्ट्र संघ की जो परिभाषा है, सत्यनिष्ठा की जो नोलन समिति की परिभाषा है, जो सत्यनिष्ठा पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग कहता है, जो केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 में जो सत्यनिष्ठा पर बातें की गई हैं, उनका निचोड़ क्या है? उनका निचोड़ ये है कि आप अपने निर्णय करते समय हमेशा जनहित को ध्यान में रखें। किसी भी वित्तीय बाध्यता, चाहे वो आपके दोस्तों से आए, परिवार से आए या गैर वित्तीय बाध्यता, उनसे प्रभावित होकर आप निर्णय न करें। तो कई बार ये हमसे पूछा जाता है कि इसका क्या फायदा हुआ, क्या चीजें हुई। हम लोग निजी जीवन में बोलते हैं कि देखो काम भले ही हो गया, नाराजगी और किसी भी व्यक्ति का प्रसन्न होना ये भले ही एक मुद्दा हो, लेकिन इसको कम खर्च में भी चलाया जा सकता था। इसके लिए ज्यादा खर्च की जरूरत नहीं थी, ये एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत नहीं थी। और इसमें मैं एक आपको और घटना का जिक्र करना चाहूंगा। दिल्ली के मेट्रोमैन कहे जाने वाले एस श्रीधरन साहब जब रिटायर हुए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट से, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट से,
तो उनसे हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार ने पूछा कि आप कैसे अपने आप को याद रखना चाहेंगे, कैसे आप चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आपको याद रखे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि एक टेक्नोक्रेट के रूप में मुझे याद किया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स के पत्रकार ने पूछा कि आपने जो मेट्रो रेल बनाई उसको आपने रूस की तरह क्यों नहीं बनाया। रूस के जो मेट्रो ट्रेन है उसके स्टेशंस बहुत स्पेसियस, बहुत लग्जरी और बहुत सारी उसमें व्यवस्थाएं, प्रबंध क्या किए गए हैं। श्रीधरन ने कहा कि भारत एक गरीब देश है और वह लग्जरी मेट्रो को अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत एक गरीब देश है और वह एक लग्जरी मेट्रो, विलासिता मेट्रो, इसको क्या अफोर्ड नहीं कर सकता। आप दिल्ली मेट्रो में कभी भी घूमेंगे तो आप जैसे आनंद विहार जैसे स्टेशन हैं, सिविल लाइंस जैसे स्टेशन हैं, बहुत कम जगह में बने हैं, प्लेटफॉर्म पर ज्यादा जगह नहीं है। हमें बस ट्रांसपोर्ट की चीज देखनी है, हम लग्जरी के लिए मेट्रो नहीं बना रहे हैं। एंड दैट इज द कंसर्न ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एंड द पब्लिक प्रॉफिटिंग। ये कंसर्न जो था, यही कंसर्न जनहित और जनलाभ का था। तो प्रशासनिक अधिकारी जब निर्णय लेता है, जब काम करता है, तो वो और किसी भी तरह के कंपल्सन से और किसी भी तरह के ऑब्लिगेशन से संचालित नहीं होता। कोई फाइनेंशियल कंपल्सन, कोई फाइनेंशियल कंसिडरेशन उसके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। कोई नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन जहां पर वो फेवर कर रहा हो वो भी उसके दिमाग में नहीं होना चाहिए। उसे तो बस जनहित के सिद्धांत के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। इसलिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन नई ऊंचाइयों की तरफ, इस रिपोर्ट में सत्यनिष्ठा को परिभाषित करते हुए कहा गया कि सत्यनिष्ठा जनहित के अनुसार निर्णय लेना है। वह किसी वित्तीय या गैर वित्तीय बाध्यता, परिवार के लोगों, मित्रों और दूसरी बाध्यताओं के अनुसार निर्णय लेने से बचना है। तो यह उदाहरण ये बताता है कि जब आप किसी चीज पर अटूट होते हैं, अडिग होते हैं और वो एक सिद्धांत होता है, मूल्य होता है, तो इसी को तो दृढ़ता कहते हैं। इसी को तो समझौता परस्ती के अपोजिट हम मानते हैं कि आपने समझौता करने से मना कर दिया। और इस तरह की कहानियों से हमें इन मूल्यों के बारे में समझ मिलती है। दरअसल मूल्य जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं, वो दिखते नहीं। मूल्य कोई हिमालय पर्वत की तरह नहीं है कि मैं आपको दिखा दूं कि देखो बच्चों ये एवरेस्ट की चोटी है और इतने 8000 समथिंग क्या है ऊंचाई पर है। ईमानदारी का मूल्य, सत्यनिष्ठा का मूल्य, दृढ़ता का मूल्य, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। ये अग्रवाल की कोई जलेबी नहीं है जो मैं आपको दिखा दूं कि देखो ये क्या है, इसको मूल्य कहते हैं। मूल्य के उदाहरण व्यक्तियों के जीवन से हमें क्या है मिलते हैं। वो उन मूल्य की जो बातें हमें समझ में आती हैं वो किए गए कार्यों से समझ में आती हैं। तो ये है एक अधिकारी जिसने राष्ट्रपति की सुविधाओं पर भी सवाल क्या है उठा दिया।